अगर ये तेजस्वी यादव कैमरे पर बता दें कि जीडीपी क्या होता है और इसकी गणना कैसे होती है, तो मैं आपको बता रहा हूं, ये पूरा अभियान उनके समर्थन में वापस लेकर, उन्हीं का झंडा लेकर, उन्हीं को नेता मानकर घूमूंगा। मैं जहां तक समझता हूं, नीतीश कुमार के राजनीति का ये अंतिम दौर चल रहा है। महागठबंधन के साथ लड़ने वाले जदयू को 5 सीट भी लोकसभा में नहीं मिलेगा। तो जब आपके बच्चे पढ़ेंगे ही नहीं, तो मजदूर नहीं बनेंगे तो कलेक्टर बनेंगे। जन सुराज के बैनर के तहत ये जो नया दल बनेगा वो चुनाव लड़ेगा और पूरी ताकत से लड़ेगा। आप मुझे बता दीजिए कि एक भी गांव की कोई समस्या जिसका समाधान उस समाधान यात्रा में हुआ हो। सरकारी विद्यालय खिचड़ी बांटने का केंद्र है और जो कॉलेज है वो डिग्री बांटने का केंद्र है। जो आदमी शर्ट के ऊपर गंजी पहन ले उसको आप लोग नेता बता देते हैं। जो टोटल बिहार में शिक्षकों की अभी जरूरत है वो करीब करीब 9.5 लाख शिक्षकों की बिहार में जरूरत है। 2 अक्टूबर 2022 को, आज से करीब 16 महीना पहले, जन सुराज अभियान के तहत जो पदयात्रा हम लोगों ने पश्चिम चंपारण गांधी जी के भितिहरवा आश्रम से शुरू किया, प्रखंड पंचायत और गांव में पैदल चल के जाया जाए, वहां के ग्रामीणों से, स्थानीय लोगों से संपर्क हो, उनसे बातचीत हो, उनकी समस्याओं का, उनके सुझावों का समायोजन किया जाए। हमने उन मुद्दों पर वोट करने के लिए मजबूर कर दिया है जिसका उनके समस्या से कोई लेना देना नहीं है। तो पदयात्रा का पहला उद्देश्य है, जिसको आप जन अभियान कह लें, कि गांव-गांव जाकर लोगों को ये बताया जाए कि अगर आपको अपनी जिंदगी, अपने बच्चों की बेहतर जिंदगी बनानी है तो आपको अपने और अपने बच्चों के भविष्य के लिए वोट करना होगा। जाति पर नहीं, धर्म पर नहीं, नाली गली कुछ लुभावने नारों के लिए नहीं, बल्कि अपने और अपने बच्चों के लिए वोट करना है। इसीलिए इस पदयात्रा में सुबह से शाम तक जब हम लोग चलते हैं तो हर 2-2.5 किलोमीटर पर रुककर एक छोटी सभा, जिसको आप नुक्कड़ सभा कह लें, ग्राम सभा कह लें, वहां पर लोगों को ये बात बताने का प्रयास होता है। चुनकर, सही लोगों को चुनकर, जो लोग चाहते हैं कि बिहार में एक नया दल, नया विकल्प होना चाहिए, उन लोगों को एक साथ समायोजित किया जाए और फिर उनकी मदद की जाए ताकि बिहार में एक नया दल, नया विकल्प बन सके। इसकी पृष्ठभूमि में मैंने एक अध्ययन कराया। जब इस पदयात्रा, इस अभियान को शुरू करने से पहले, तो मैंने ये पाया कि बिहार में 50% से ज़्यादा लोग, आधी से ज़्यादा आबादी ये ऐसा मानती है, समझती है कि बिहार को एक नए दल और एक नए विकल्प की ज़रूरत है। लोग चाहे जिस दल के भी समर्थक हों वो ऐसा मानते हैं कि आरजेडी, जदयू या भाजपा, कांग्रेस से बिहार का भला नहीं हो सकता है। इसका मतलब ये जरूरी नहीं है कि जो ये सारे लोग जन सुराज के समर्थक हैं या जन सुराज से जुड़े हैं, वो दल किसी से जुड़े हों, लेकिन आधे से ज़्यादा लोग बिहार में चाहते हैं, समझते हैं कि बिहार में एक नया दल, नया विकल्प होना चाहिए। तो पदयात्रा का दूसरा उद्देश्य इसी से जुड़ा हुआ है कि लोगों की मदद से एक नया दल, नया विकल्प बनाया जाए, जो किसी व्यक्ति, किसी जाति, किसी परिवार का दल ना हो, बल्कि बिहार के उन सारे लोगों का दल हो, उसका प्रतिनिधित्व करे जो बिहार में एक नया सशक्त और बेहतर विकल्प देखना चाहते हैं। और तीसरा पदयात्रा का उद्देश्य ये है कि बिहार के सभी पंचायतों के लिए अलग अलग, अगर 8,500 पंचायत हैं तो 8,500 अलग अलग पंचायतों की योजना बनाना, जिसमें उस पंचायत की जमीनी हकीकत को, स्थिति को देखकर, समझकर, वहाँ के लोगों से चर्चा करके आगे 10 बरस में उस पंचायत का कैसे विकास होगा, इसकी योजना बनाया जाए। पंचायतों में हर पंचायत की अपनी समस्या है। कहीं जल जमाव की समस्या है, कहीं कटाव की समस्या है, कहीं सड़क खराब है, कहीं लोगों की शिकायत है कि यहाँ फैक्ट्री चल रही थी, बंद है, कहीं अस्पताल नहीं है, कहीं विद्यालय अच्छा नहीं है। ये हर पंचायत की अलग अलग समस्या है, उसका समाधान बनाने निकालने का प्रयास होता है। लेकिन इन सारी पंचायत की योजनाओं में 3 मूल बातों पर हम लोग जरूर चर्चा करते हैं। वो पहला कि हर पंचायत में यहाँ के बच्चों के पढ़ने के लिए अच्छी व्यवस्था कैसे बनाई जाए। दूसरा, बिहार में सबसे बड़ी जो पलायन, बेरोजगारी की समस्या है, उसको खत्म करने के लिए हर पंचायत में 800 से 1200 रोजगार के नए अवसर कैसे पैदा किए जाएंगे, इसकी योजना भी बनाना। और तीसरा, पंचायत के स्तर पर खेती किसानी करने वाले लोगों की स्थिति को समझकर ये बताना कि
यहाँ की खेती को खाने वाले खेती से बदलकर कमाने वाली खेती कैसे बनाया जाए। तेजस्वी यादव की जितनी विद्वता है, जितनी समझ है, उतना ही तो बोलेंगे। जिस आदमी को यही नहीं पता है कि जीडीपी होता क्या है, खड़े होकर कैमरे पर उस व्यक्ति ने कहा कि देश में सबसे ज्यादा जीडीपी तो बिहार का है। तो यही होता है जब आप जीवन में खुद पढ़ाई लिखाई नहीं किए, जब आपकी खुद समझ नहीं है, तो आपको ये भी नहीं पता है कि जीडीपी होता क्या है। हमने तो कैमरे पर कहा कि तेजस्वी यादव जी अपने और अपने सलाहकारों के साथ बैठ जाएं, 10-15 दिन की तैयारी कर लें और तैयारी करने के बाद, सीखने समझने पढ़ने लिखने के बाद आकर कैमरे पर खाली ये बता दें कि जीडीपी होता क्या है और इसकी गणना कैसे होती है। अगर ये तेजस्वी यादव कैमरे पर बता दें कि जीडीपी क्या होता है और इसकी गणना कैसे होती है, तो मैं आपको बता रहा हूं ये पूरा अभियान उनके समर्थन में वापस लेकर, उन्हीं का झंडा लेकर, उन्हीं को नेता मानकर घूमूंगा। जिस व्यक्ति को ये पता ही नहीं है कि जीडीपी होता क्या है, भैया स्टेट का जीडीपी क्या होता है, जिस आदमी को पता ही नहीं है उस पर वो आदमी विकास पर टीका टिप्पणी कर रहा है और उसको आप लोग गंभीरता से लेते हैं। इसीलिए तो इस दुर्दशा में हम लोग हैं। ये जो नियुक्तियां हो रही हैं, पिछले दौर में 1,25,000 शिक्षकों की नियुक्ति का दावा सरकार ने किया। आप सच्चाई समझ लीजिए, आधे से ज्यादा शिक्षकों की नई नियुक्ति नहीं हुई है। वो पहले से नियोजित शिक्षक थे, पहले भी पढ़ा रहे थे, अब उनके सर्विस का कंडीशन बदल गया। वो अब नियोजित शिक्षक नहीं है, राज्यकर्मी है। वो नए शिक्षक नहीं है, उससे शिक्षकों की संख्या जमीन पर नहीं बढ़ी है। तो ये जो बात कह रहे हैं कि शिक्षकों की बहुत बहाली हो गई, ये बात सिरे से गलत है। जो टोटल बिहार में शिक्षकों की अभी जरूरत है, वो करीब करीब 9.5 लाख शिक्षकों की बिहार में जरूरत है। कि यहाँ पर जो जितना बड़ा मूर्ख है, वो वही यहाँ का समाज का अगुआ बन गया है। जो आदमी शर्ट के ऊपर गंजी पहन ले, उसको आप लोग नेता बता देते हैं। तो पूरी शिक्षा व्यवस्था बिहार को आप एक पंक्ति में समझिए, सरकारी विद्यालय खिचड़ी बांटने का केंद्र है और जो कॉलेज है वो डिग्री बांटने का केंद्र है। पढ़ाई दोनों में नहीं हो रहा है। आपके बच्चे भी जब कॉलेज में जा रहे हैं पढ़ने, तो आप भी यही सोच रहे हैं कि 3 वर्ष में डिग्री ले ले और बस निकल ले, कोई पढ़ाई की चिंता नहीं है। तो जब आपके बच्चे पढ़ेंगे ही नहीं, तो मजदूर नहीं बनेंगे तो कलेक्टर बनेंगे। जो भी विधायक यहाँ है, जो सांसद हैं, उनसे खाली ये कह दीजिए कि प्रशांत किशोर ने चुनौती दिया है कि आप अपने सारे पंचायतों का नाम बिना कागज देखे बता दीजिए। आप कह रहे हैं कि पंचायत की समस्या की बात, अपना पंचायत का नाम ही नहीं जानता है, पंचायत की समस्या का नाम क्या बताएगा। जात के नाम पर, धर्म के नाम पर नेताओं के, बड़े मोदी जी लालू जी के नाम पर वोट मिल गया, उसके बाद वो लोगों से मिल कहाँ रहा है। तो अगर नीतीश बाबू गांव में जाते या सुनते लोगों की बात, तो उनको पता रहता कि गांव गांव में घर घर में शराब बिक रहा है। नीतीश बाबू कह रहे हैं कि हमने सारे सड़क को बना दिया, और हर गांव में सड़क की जो हालत है वो आप लोग देख रहे हैं। सरकार कह रही है कि 2/3 घरों में नल जल से पानी पहुंच रहा है। सच्चाई है कि 2/3 घरों में नल जल से पानी नहीं पहुंच रहा है। आप मुझे बता दीजिए कि एक भी गांव की कोई समस्या जिसका समाधान उस समाधान यात्रा में हुआ हो। बेगूसराय में भी आए थे, तो आप हमको बता दीजिए कि इस गांव में आए थे, ये समस्या थी, इसका समाधान हो गया। पदयात्रा से पहले ही जो बात मैंने सार्वजनिक तौर पर कही है कि दल तो निश्चित तौर पर बनना है, जैसा मैंने आपको बताया कि ये पदयात्रा का उद्देश्य ही यही है। लेकिन उसके साथ ये भी कहा है कि वो दल कोई प्रशांत किशोर नहीं बनाएंगे, कोई व्यक्ति, कोई परिवार नहीं बनाएगा। दल तभी बनेगा जब पूरे बिहार में पदयात्रा, करीब करीब पूरे बिहार में, कम से कम 2/3 बिहार में पदयात्रा हो जाए, लोगों से मिल लें और उन लोगों को चिन्हित करके संगठित कर लें जो चाहते हैं कि दल बनाया जाए। अगर सब लोग चाहता है कि दल बनाया जाए, 50%, 55% लोग कह रहे हैं कि दल बनना चाहिए, तो मैं जब पैदल चल रहा हूं तो लोग मुझे मिलने चाहिए रास्ते में। लोग मिल भी रहे हैं, उनको मैं संगठित भी कर रहा हूं। एक बार जब ये हो जाएगा तो निश्चित तौर पे दल बनेगा, उसके बाद जो चुनाव होगा वो लड़ा जाएगा। जहां तक लोकसभा का सवाल है, तो लोकसभा का चुनाव तो अगले 3 महीने में भी है, 3-4 महीने में लोकसभा का चुनाव है। उससे पहले बिहार की पदयात्रा तो मेरी पूरी होगी नहीं। तो ये निश्चित तौर पे आप लिख सकते हैं कि जन स्वराज दल के तौर पर लोकसभा का चुनाव तो नहीं लड़ेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जन स्वराज से जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकता है। ये संभव है
कि जिन जगहों पर पदयात्रा हो गई या जहाँ कहीं भी हम लोग की लोग पहुँच गए हैं, लोग संगठित हो गए हैं, लोग नया दल बनाने की प्रक्रिया शुरू कर लिए हैं, अगर उसमें से कोई प्रत्याशी, कोई व्यक्ति, कोई उम्मीदवार निकल कर आता है, जनता की मांग होती है, तो जनता के उम्मीदवार के तौर पर कोई चुनाव लोकसभा में भी लड़ सकता है। वो अगर लड़ेगा तो जन स्वराज की पूरी ताकत शक्ति उसके पीछे लगाई जाएगी। लेकिन ये निर्णय विशुद्ध तौर पर उन लोगों को लेना है जहाँ पर पदयात्रा की गई है। लेकिन जहाँ तक विधानसभा का सवाल है, उससे पहले पदयात्रा निश्चित तौर पर पूरी हो जाएगी बिहार में, और पूरे 243 विधानसभा क्षेत्र में जन स्वराज के बैनर के तहत ये जो नया दल बनेगा वो चुनाव लड़ेगा और पूरी ताकत से लड़ेगा, ताकि बिहार को इस गरीबी बदहाली के कुचक्र से बाहर निकालने के लिए एक सार्थक और सकारात्मक प्रयास किया जा सके। मैं जहां तक समझता हूं, नीतीश कुमार के राजनीति का ये अंतिम दौर चल रहा है। इस बात को आप लिख लीजिए, नीतीश कुमार के लंबे राजनीतिक दौर का ये अंतिम दौर चल रहा है। लोकसभा चुनाव तक गिरते मरते किसी तरह चलेगा। लोकसभा चुनाव के बाद जदयू एज ए राजनीतिक संगठन का विघटन शुरू हो जाएगा। कितने दिन में पूरा विघटित हो जाएगा ये नहीं जानता हूं, लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद नीतीश कुमार के राजनीति का पटाक्षेप होना शुरू हो जाएगा। उनके दल का संपूर्ण विघटन होना निश्चित है। इस बात के लिए आप मुझे एकदम जिम्मेवारी से हम ये बात कह रहे हैं, नहीं अगर हो तो हमको आके पकड़ लीजिएगा। लोकसभा चुनाव में जदयू महागठबंधन के साथ अगर चुनाव लड़ती है तो उसको 5 सीट भी नहीं मिलेगा। ये भी बात मैंने रिकॉर्ड पर कहा है। महागठबंधन के साथ लड़ने वाले जदयू को 5 सीट भी लोकसभा में नहीं मिलेगा। जब दल नेता बनाएगा तो निश्चित तौर पर नेता अपने और अपने बच्चों की हित की बात करेगा और समाज को ठगेगा। यही सोच है कि अगर समाज मिलकर दल बनाए तो समाज अपने और अपने बच्चों की चिंता करेगा और उसको ठगा नहीं जा सकेगा। इसीलिए तो दल बनाने के लिए, आप तो बुजुर्ग व्यक्ति हैं, अनुभवी हैं, दल बनाने के लिए 3 वर्ष हमको पैदल चलने की क्या जरूरत है? वो तो 1 घंटे में दल बन जाता है। इसीलिए क्योंकि अगर दल कोई व्यक्ति या कोई व्यक्तियों का समूह बनाएगा तब तो वो उनका दल हो जाएगा, वो समाज को ठग सकते हैं। लेकिन अगर पूरा समाज मिलकर दल बना रहा है या समाज का एक बड़ा वर्ग मिलकर दल बना रहा है तो सारे लोग ठग हो जाएंगे, सारे लोग एक दूसरे को ठग देंगे। इसकी संभावना थोड़ी कम है। 2015 में मैंने नीतीश कुमार जी का प्रचार किया, उनको आगे बढ़ाने के लिए मेहनत करी, उनको जिताने में कंधा भी लगाया। 2014 के नीतीश कुमार में और 2023 के नीतीश कुमार में जमीन आसमान का फर्क है। प्रशासक के तौर पर, नेता के तौर पर और मानवता के आधार पर 2014-15 में जिस नीतीश कुमार की हमने मदद की थी, जिस स्लोगन की आपने बात की है, वो नीतीश कुमार थे जिनके नेतृत्व में बिहार में 2005 से 2012-13 के दौर में सुधार होता दिखा था। आज ये चुनाव हार गए हैं, लेकिन कोई ना कोई जुगाड़ लगाकर, कभी लालटेन पकड़कर, कभी कमल पकड़कर कुर्सी पर चिपके हुए उस नीतीश कुमार का विरोध कर रहे हैं। लोकतंत्र में भरोसा और वोट 5 वर्ष के लिए है, जिंदगी भर की बंधुआ मजदूरी नहीं है। ये आप लोग यही करके तो बिहार को बर्बाद कर दिया लोगों ने। लोकतंत्र ये बताता है कि जिस नेता पर, जिस विचारधारा, जिस दल पर भी आपका भरोसा है, आप उसको वोट दीजिए, उसका समर्थन कीजिए, उसकी मदद कीजिए। लेकिन वो भरोसा और वोट 5 वर्ष के लिए है। अगर वो दल और नेता अच्छा काम किया तो उसके साथ बने रहिए। मैं अपने नजरिए से देख रहा हूं कि बिहार की जनता बिल्कुल त्रस्त और एक तरीके से व्याकुल है। वो विकल्प खोज रही है, छटपटाहट है नीचे जमीन पर। मैं आपको विश्वास से ये बात कह रहा हूँ। वो किसको चुनेगी मैं ये नहीं जानता हूँ, लेकिन छटपटाहट बहुत ज़्यादा है। लोग किसी भी तरीके से कोई नया रास्ता चाहते हैं, एक ऐसा रास्ता जिस पर वो ठगा न जाए, जिस पर उसका भरोसा हो। क्योंकि 30, 35, 40 साल की राजनीति से बिहार की जनता त्रस्त हो चुकी है। तो बिहार के लोग नीतीश कुमार को और गाली न दें, उनकी लेगेसी को याद रखें। इसीलिए नीतीश कुमार चाहते हैं कि फिर से वापस जंगल राज को यहाँ स्टेब्लिश कर दिया जाए। नहीं तो कोई बताए कि भाई जिस जंगल राज पर राजनीति करके 15 साल, आप 18 साल से कुर्सी पर बैठे हैं, आज उसी को कह रहे हैं कि तेजस्वी नेता होना चाहिए। और अगर होना चाहिए तो हम तो आपको कह रहे हैं कैमरे पे, आज ही क्यों नहीं होना चाहिए भाई? आज भी महागठबंधन की बहुमत है और उसमें आरजेडी सबसे बड़ा दल है।
तो नीतीश कुमार को अपना कुर्सी छोड़कर तेजस्वी जी को दे देना चाहिए, ताकि बिहार की जनता के लिए तेजस्वी बढ़िया काम कर सके। जनता भी देख पाए कि भाई कितने काबिल व्यक्ति हैं। बिहार को अगर तेजस्वी सुधार दे, बिहार सुधरना चाहिए, चाहे कोई सुधारे। अगर तेजस्वी के मुख्यमंत्री बनने से बिहार सुधरता है तो वही नीतीश कुमार को कर देना चाहिए।